हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद दुबे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम आज चर्चा करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जो कि इतिहास विषय से संबंधित होंगे। आपके प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी 2024 में जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर गौर फरमाएंगे, अगर आप इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, तो निस्संदेह आपको इसमें अच्छे अंक मिलने की संभावना है। इससे पहले कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, आप लोगों को एक बात दो बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनके एग्जाम के आने की संभावना है, जिनके ऊपर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन केवल इन्हीं टॉपिक्स से हिस्ट्री आएगी या फिर केवल इन टॉपिक्स को तैयार कर लेने से हमारे प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी, ऐसी चीजें मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, अगर इन टॉपिक्स को आप ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं, अगर इन एरियाज को आप कवर करते हैं, तो निस्संदेह आप अगर इन पर फोकस किए बगैर जितने अंक लाना चाहते हैं, इन पर फोकस करके उसमें और अधिक अंकों को जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक ध्यान से सुनिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक इसमें सारी महत्वपूर्ण बातें ही हैं। इसलिए अगर आप बीच में कुछ भी स्किप करते हैं तो आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगी। इसलिए हिस्ट्री में अगर अच्छे अंक लाने हैं तो निस्संदेह आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा वर्ष 2023 में काफी सारे चेंजेस हमको देखने को मिले थे जब प्रारंभिक परीक्षा का एनालिसिस किया गया। इसमें एक परिवर्तन यह भी है, खासकर इतिहास विषय को लेकर के, कि अमूमन हमारे मन में यह संदेह बनता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादातर इतिहास विषय में आधुनिक भारत के इतिहास को ज्यादा देखते हैं, परंतु इस बार यह मिथक थोड़ा टूट गया है। लेकिन इसके बावजूद, इसके उपरांत भी हम इस बात से मन नहीं मोड़ सकते, अपने आप को नकार नहीं सकते कि क्या आगे 2024 में भी आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके टॉपिक्स ज्यादा नहीं आएंगे या कम नहीं आएंगे। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हो सकता है कि फिर से पुराना पैटर्न आगे चले, या फिर हो सकता है कि 2023 में जो संकेत दिए गए हैं उन्हें 2024 में और अच्छी तरीके से लागू किया जाए। तो किसी भी विषय को लेकर के ये अंदेशा लगाना कि इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर इस पे कम ध्यान देना चाहिए, इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो निस्संदेह आप अपने विषय के साथ या अपनी तैयारी के साथ न्याय नहीं कर रहे होते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह ध्यान में रखते हुए भी कि यदि अगर हम तमाम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, अधिक अंक ला पाने की जो क्षमता है उसको हम कहीं ना कहीं खोने लगेंगे। इसी चीज को उद्देश्य करते हुए आज के इस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा होगी। सबसे पहले कुछ बिंदु मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, एक एक करके इन बिंदुओं के ऊपर मैं आपको समझा करके, क्योंकि अगर मैं आपके सामने इसको तुरंत लिखूंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको आपको समझाने का काम मैं इस वीडियो में कर रहा हूं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समय भी बहुत कीमती है, इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने से लाभ क्या होगा। लाभ यह है कि इन टॉपिक्स को तैयार कर लेने से आपको आपके जो अधिक अंक लाने की जो संभावना है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अधिक अंक लाने की संभावना का मतलब यह है कि जो भी टॉपिक्स हम बताएंगे इन जनरल आप उसको पढ़ते तो हैं ही, दूसरे टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन हर चीज में अधिक इंपॉर्टेंस किसको देनी है, यह सीखने की कला भी विकसित होनी चाहिए आपके अंदर, तब जाकर के अंक ठीक तरीके से आ पाएंगे। तो उन्हीं के ऊपर हमारी डिस्कशंस रहेगा। अब यहां पर एक बात और हम आपको बता दें कि सामान्यतः कोई भी दूसरा विषय होता है, इतिहास को छोड़ दिया जाए तो किसी भी दूसरे विषय की बात कर लें, चाहे हम वो भूगोल की बात करें, चाहे हम वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं उसकी बात हो, या इन जनरल हम उसको जो है कई बार पॉलिटी भी कह देते हैं, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, संविधान भी कह देते हैं, इस तरीके के टॉपिक से बना होता है वो, उसकी बात कर लें, या फिर हम बात कर लें अर्थशास्त्र की, तो उन सब में करंट अफेयर्स को जोड़ करके सब्जेक्ट्स जो है वो बनते ही रहते हैं हमेशा। जैसे ज्योग्राफी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आ सकने की पूरी संभावना होगी जो अद्यतन खबरों को जोड़ करके बनाए गए हों।
इसी तरीके से तमाम सारे चेंजेस, अमेंडमेंट्स एंड तमाम सारी चीजें होती रहती हैं, जिसको देखते हुए पॉलिटिकल साइंस में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐड ऑन होते हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स में तो बहुत बड़ा पोर्शन इस तरीके की करंट अफेयर्स का आता ही आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इतिहास विषय की, तो उसमें हमें अपनी समसामयिक घटनाओं का योगदान कितना दिखाई देता है, तो ये लगभग लगभग ना के बराबर है। ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ है भी, लेकिन ना के बराबर हमें आता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि इतिहास जैसे विषय में एक आपके पास में अन्य विषयों की तुलना में एक एडवांटेज है, जिसका लाभ हम सब लोगों को उठाना चाहिए जब हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और वो लाभ ये है कि जब हमारे विषय में, देखिए जनरली आपका जो तैयार होती है प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी जो विषय तैयार होता है, उसमें विषय और विषय के साथ, यानी विषय वस्तु के साथ में उसकी जो करंट अफेयर्स है उसको जोड़ करके किसी प्रश्न को तैयार करता है यूपीएससी। ठीक है, जनरली इस तरीके के प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इतिहास के साथ ऐसी संभावना थोड़ी कम होती है, इसलिए हमको यह देखने को मिलेगा कि हम और अधिक अंक ला सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज्यादा है। हां, ऐसा भी नहीं है कि इसमें करंट अफेयर्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर समसामयिक घटनाओं का जो हमारा पोर्शन है वो यहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि हमें विशुद्ध रूप से अगर हमें इतिहास तैयार करने का भी मौका मिले, तब भी हम अच्छे अंक इतिहास विषय की प्रिपरेशन में ला सकते हैं। टॉपिक्स के ऊपर हम आएंगे, लेकिन ये जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जिसके ऊपर हमें बात करनी जरूरी थी, इसी तरीके का एक और फैक्ट है कि इतिहास में कई सारे आयाम हैं और कई सारे उसके विभाजन हैं। विभाजनों की अगर हम बात करें तो इसमें प्राचीन इतिहास मुख्य तौर से, अगर विभाजन की बात कर रहे हैं तो प्राचीन इतिहास भारत का, मध्यकालीन इतिहास भारत का और आधुनिक इतिहास भारत का, ये भारतीय इतिहास के अंदर या भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसी भारत के इतिहास में एक पोर्शन कला एवं संस्कृति का भी होता है, जिसको आप इतिहास से ही जोड़ करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक इतिहास का दूसरा पोर्शन है जो कि विश्व इतिहास का है। तो चूंकि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा में विश्व इतिहास का योगदान नहीं है, नहीं आता। इसका मतलब यह हुआ कि एक और एडवांटेज मिला कि एक हमारे पास में एक ऐसा विषय है या इतिहास का एक ऐसा खंड है जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा में जिसका योगदान नहीं है। हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स करंट अफेयर्स से जुड़ते हुए हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस बनाते हुए प्रारंभिक परीक्षा में कहीं यत्र तत्र आ सकते हैं, तो उसे हम इतिहास से जोड़ करके ना देखें। तो इस दृष्टिकोण से दो चीजें हमारे पास में हो गई। अगर हम यहां पर चीजों को समझने का प्रयास करें तो दो चीजें हमारे पास में हो गई। एक तो हमें जो करंट अफेयर्स है, यानी कि जो समसामयिकी है, समसामयिकी है, ठीक है, ये समसामयिकी का पोर्शन हमें नहीं तैयार करना है, यानी इस पे हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा जो विश्व इतिहास का पोर्शन है, विश्व इतिहास का जो पोर्शन है वो विश्व इतिहास हमारी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आता, तो इसके ऊपर भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। विश्व इतिहास आता है, लेकिन ये मुख्य परीक्षा में मुख्य रूप से आता है, मुख्य रूप से भी नहीं आता, थोड़ा गौड़ विषय है ये। मुख्य परीक्षा में भी अगर हम बात करें, जैसे 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें मुख्य परीक्षा में विश्व इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो यदि अगर हम इतिहास जैसे विषय की तैयारी कर रहे हैं तो हमें फोकस रखना चाहिए। इतिहास जैसे विषय की तैयारी के लिए हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, हमें भारत का इतिहास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास के विभिन्न फेजेस जो हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास है, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, और इसके अलावा आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास। इस तीन विभाजन को ही हमें पढ़ना है। विश्व इतिहास को यहां से आप हटा सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज उसकी जगह पर ऐड हो सकती है, वो है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। लेकिन ये आर्ट एंड कल्चर इतिहास से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि कई बार हो सकता है कि आप इसे बाइफरकेट कर भी ना पाए। तो हमें यह समझ में आया कि
ये जो है इसके ऊपर हमें कम टाइम वेस्ट करना है या टाइम वेस्ट बहुत थोड़ा सा करना है, इसके ऊपर हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, यानी विश्व इतिहास इसमें हमें लेकर के नहीं आना है। इतिहास की तैयारी में एक और चीज है जहां से आप अपने समय को थोड़ा सा बचा सकते हैं, समय को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वो ये है कि इतिहास में मैंने जैसा कि बताया कि विभिन्न आयाम होते हैं पढ़ाई के। उन्हीं विभिन्न आयामों में एक आयाम होता है राजनीतिक इतिहास। तो जब भी आप किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके राजनीतिक इतिहास से संबंधित कभी कभी प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसे प्रकार के जो प्रश्नों की संख्या है, ये प्रकार के पूछने वाले प्रश्नों की संख्या भी कम हमको देखने को मिलती है। जहां भी मैं ये बोल रहा हूं कि संख्या कम देखने को मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि देखने को नहीं मिलती है। जैसे समसामयिकी से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी के दौरान हम इस तरीके के क्वेश्चंस को या इस तरीके की प्रिपरेशन को थोड़ा स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये हमें ध्यान रखना। अब जैसे राजनीतिक इतिहास क्या है, अगर आपको ये समझना है कि सर राजनीतिक इतिहास का यहाँ पर किस तरीके से इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो अगर आते भी हैं तो हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, तो वो क्या पोर्शन है। यहां पर इसके लिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, आप इस प्रश्न पे थोड़ा सा गौर फरमाएं। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये लिखा है, भारत के इतिहास में निम्न घटनाओं पर विचार करें और इनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो अब ऐसे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव राजवंश का उदय, पारंतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना। अब ये थोड़ा सा राजनीति को टच कर रहा है, यानी कि राजनीतिक इतिहास को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे प्रश्नों की संभावना थोड़ी कम रहती है, परंतु ये जैसे प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही है, यानी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं आपको उदाहरण ये देना चाह रहा हूं कि इस तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन थोड़े इनकी संख्या कम रहती है, तो आप इस पर थोड़ा कम ध्यान देना चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पहले आपको बताया कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स में हमको ये सारी चीजों को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जिससे कि हम आगे की चीजों को अपने समय के साथ ऐसा तैयारी कर सकें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएं। अब हम आगे की बात करते हैं, आधुनिक भारत। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर हम ये जानने का प्रयास करें तो हमको ये पता चलेगा कि ओवरऑल अगर केवल पिछले साल का 2023 का, पिछला साल क्या वो तो इसी वर्ष 2023 हुआ है, परंतु 2023 का यदि अगर प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हम छोड़ दें, उससे पहले के प्रारंभिक परीक्षा के अंदर यदि अगर हम खंगालने का प्रयास करें तो हमको पता चलता है कि उसमें पहले जो है, जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसकी हिस्सेदारी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी तकरीबन 60 से 65%, 60 से 65% प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी में इतिहास से अगर पूछे जाते हैं तो आधुनिक भारत से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है, ये 2022 तक के इतिहास में आप देख सकते हैं 2023 ने इस चीज को बिल्कुल चेंज कर दिया और आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा कम हो गई। इसका अर्थ क्या है कि अब हमें आधुनिक भारत के इतिहास के इस भारी भरकम परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है, इस मोड को चेंज करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आधुनिक भारत के इतिहास की तैयारी का पोर्शन गिरा देना है, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में आधुनिक भारत के इतिहास का पोर्शन अच्छा खासा पूछा जाता रहा है। हो सकता है कि आगे दोबारा से इस चीज को कंटिन्यू किया जाए, यह पॉसिबल है। तो हमें पहले की तरह ही आधुनिक भारत के इतिहास को पहले की तरह ही तैयार करना होगा, लेकिन एक संदेश क्लियर कट है कि आप दूसरे पोर्शंस जो हैं इतिहास के उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आपको इतिहास में दूसरे विषयों पर भी ध्यान देना होगा। और यदि अगर हम केवल आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में भी पूछे जाने का जो परसेंटेज, आधुनिक भारत का इतिहास भी बहुत बड़ा सा है, तकरीबन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए। अब इसकी स्टार्टिंग सब लोग अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर या मोटे मोटे तौर पर देखें तो जब हमारा बक्सर का युद्ध हो जाता है उसके पश्चात जो
गतिविधियां बढ़ती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहां से तकरीबन हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है 1765 से लेकर के, और 1947 तक का जो इतिहास है ये आधुनिक भारत का इतिहास कहलाएगा। 1965 से लेकर के, माफ कीजिएगा, 1765 से लेकर के 1947 तक का इतिहास, ये आधुनिक भारत के इतिहास के तौर पर जाना। और इस पोर्शन को ज्यादा प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, इस पोर्शन को ज्यादा टच करता है यूपीएससी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई आधुनिक भारत के इतिहास की। इसके अलावा आधुनिक भारत के बाद जो हमारा तकरीबन 35 से 40% का जो पोर्शन इतिहास का बचता है, उस 35 से 40% पोर्शन में अधिकतर भाग जो है वो हमको प्राचीन भारत का देखने को मिलता है, अधिकतर भाग। और उसके बाद जो हमको आकलन देखने को मिलता है उसमें हम मध्यकालीन भारत देखते हैं, यानी तीसरे स्थान पर। यानी अगर हम अभी तक 2022 को स्किप करके देखें तो आधुनिक भारत सबसे ज्यादा, फिर प्राचीन, और फिर मध्यकालीन, ऐसा रहा है। ये हमें तरीका देखने को मिलता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार प्राचीन और मध्यकालीन का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, उसमें भी प्राचीन का पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, मध्यकालीन का अभी भी कम है, लेकिन आधुनिक का भी पिछले से की तुलना में कम हो गया। यानी आधुनिक भारत और प्राचीन भारत ने अपना स्थान जो है वो परिवर्तित कर लिया है, ये हमको देखने को मिल रहा है। इतनी सी बात हमको देखने को मिल रही है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम इतिहास की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी हम इतिहास की तैयारी में हमें करना तो ये चाहिए कि सभी के साथ हम न्याय करें, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत दृष्टिकोण वाइड रखनी चाहिए और हमें ध्यान देना होगा। ऐसे में अब आपको प्राचीन और आधुनिक दोनों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। आधुनिक और प्राचीन दोनों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। और आज जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं और जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, मध्यकालीन की, तो इन दोनों जगहों पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि इनके इतिहास के साथ साथ बड़ी मात्रा में कला एवं संस्कृति का पोर्शन जुड़ता है। कला एवं संस्कृति का जो पोर्शन है वो इनके साथ जुड़ता है। इसलिए इस इतिहास में डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे मेंस में कहा जाता है कि मेंस में, हालांकि हम प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनते, वो जनरली इसी से बनते हैं, आर्ट एंड कल्चर से। ऐसा फैशन हमको प्रारंभिक परीक्षा में भी देखने को मिलता है। इसलिए इन इतिहास को पढ़ते समय जहां इनके कला की, जहां इनके संगीत की, जहां इनके स्थापत्य की, जहां इनके पूजा पाठ की, मूर्ति की, इस तरीके की चीजों की बात जब आने लगेगी तो हमें उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि वो कला एवं संस्कृत के पोर्शन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी इतिहास को अगर हम देखें तो दो तरीके से हम देख सकते हैं। इतिहास जो है वो एक तो फैक्ट से भरा पड़ा है, लेकिन फैक्ट्स को जो है कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा जा सकता है। फैक्ट्स को किसके साथ समझा जा सकता है? कॉन्सेप्ट्स के साथ समझा जा सकता है। फैक्ट्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए, फैक्ट्स को याद करने के लिए हिस्ट्री का रिवीजन आवश्यक है। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको वो फैक्ट्स रिवाइज होते चले जाएंगे। लेकिन हर फैक्ट्स के पीछे संभवतः उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपको फैक्ट्स रिवाइज भी करना है और याद भी करना है तो उसके लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज पर भी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे डायरेक्टली होते हैं जो कला एवं संस्कृति, जैसे अब तथ्यों में देखें तो इतिहास में संस्कृति के जो पोर्शन है वो सीधा तथ्य से जुड़े हुए हो सकते हैं, सीधा तथ्य से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो तथ्य वाले प्रश्न पे थोड़ा सा हमें फोकस रखना है। इसके अलावा जो भी तथ्य में कालक्रम वाला जो हिस्ट्री है वो भी तथ्य पर ही आधारित है। जैसे अगर आपसे पूछ ही लिया गया कि गुप्त वंश में जो 3-4 शासक हैं उनके कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस शासक के बाद कौन सा शासक आया है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक आध जगह भले मिल जाता है कॉन्सेप्ट इसकी जगह पर, लेकिन जनरली तो आपको यह याद रखना पड़ेगा। सामान्यतः तो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो कालक्रम के अनुसार जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अभी यहां पर एक फैक्ट आपको देखने को मिला था जो कि राजनीतिक इतिहास के फैक्चुअल क्वेश्चंस में से एक था। तो आप देख रहे हैं कि राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ है या नहीं हुआ है। ये अगर आपको याद नहीं होगा तो आप या फिर किसके बाद किसका, राजा भोज पहले हैं कि महेंद्र वर्मन पहले हैं कि परंतक पहले हैं या फिर गोपाल पहले हैं,
किसने पहले अपने जो राजनीतिक कार्यक्रम है उसको शुरू किया है, ये फैक्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतिहास जो है कुछ फैक्ट्स से भरा हुआ है। इतिहास में कुछ पोर्शन जो फैक्ट्स में आपको कला एवं संस्कृति के पोर्शन में देखने को मिल सकते हैं। समय और कालक्रम के अनुसार जो चीजें पूछी गई हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जो है वो आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। तो ये तो मुख्य रूप से तथ्यों की बात हो गई। तथ्यों के अलावा अगर हम बात करें, एक मिनट, तथ्यों के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होने चाहिए। जैसे कि यहां पर पोर्शन में आप देख पा रहे हैं, जब हम प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में पढ़ें, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ें, तो वहां पर मिलने वाले जो शासक हैं, उन शासकों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, अगर उसकी बात हम कर लें तो हमें शासकों के बारे में हमेशा उनका केंद्रीय चरित्र है उसको ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं, अब अशोक को जब आप पढ़ेंगे तो अशोक का केंद्रीय चरित्र आपके दिमाग में होना चाहिए, पढ़ते समय उसका केंद्रीय चरित्र आपके दिमाग में हो। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक जीवन, उसके जीवन में दो चरित्र हमको मुख्यतः देखने को मिलते हैं। प्रारंभिक जीवन जिसमें वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, राज्य को प्राप्त करना चाहता है, और द्वितीयक जीवन जो है उसका बाद में जो जीवन परिवर्तित हुआ है वो एक धर्म को एक्सेप्ट करता है और उसके बाद उसके प्रोपगेशन यानी उसके प्रचार प्रसार, उसके बढ़ावे के लिए कार्य करना शुरू करता है। तो उसकी धार्मिक नीतियां जो हैं, उसका धार्मिक चरित्र जो है वो उजागर हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी शासक को पढ़ें तो उसके चरित्र के अकॉर्डिंग उसका केंद्रीय चरित्र ध्यान में रखें। इसी तरीके से जब आप हर्षवर्धन के बारे में पढ़ें, इसी तरीके से जब आप मान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत में अकबर के बारे में पढ़ें, औरंगजेब के बारे में पढ़ें, तो उसका केंद्रीय चरित्र मन में ध्यान रखें। हर एक शासक की जो नीतियां हैं उन नीतियों के ऊपर फोकस होना चाहिए, उन नीतियों के ऊपर विचार रहना चाहिए। उसका व्यक्तित्व जो है उसके ऊपर जो विचार हैं वो बनने चाहिए। उसके अपने विचार कैसे हैं वो आपको इतिहास में पढ़ते हुए इनकी प्रिपरेशन करनी है। तो हमें जब इतिहास पढ़ना है शासकों का, तो उनके शासकों का इतिहास पढ़ते समय ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। अब हम सीधे बात कर लेते हैं। ये सब कुछ प्राथमिक बातों को करने के पश्चात आज इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि इतिहास में कौन से ऐसे पोर्शन है जिसपे मुख्य मतलब आकर्षण आपका होना चाहिए। उसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक अत्यंत मुख्य आकर्षण है जिनमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा थोड़े से सेकेंडरी हैं, तो थोड़े से सेकेंडरी हैं, उनको पहले हम चर्चा कर लेते हैं। उनको हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स के अंतर्गत रख रहे हैं। इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स में आप देखिए, अगर हम प्राचीन में चलने का शुरुआत करते हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आप देखिएगा तकरीबन हर साल लगभग शायद ही कोई ऐसा साल हो जिसमें जैन धर्म या बौद्ध धर्म के कॉन्सेप्ट्स या उनसे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं या उनके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ना पूछे गए हों। कब आपको जनरली जो है जैन धर्म या बौद्ध धर्म और कभी कभी दोनों धर्मों से प्रश्न देखने को मिलते हैं, और ये स्थिति वर्ष 2023 में भी देखने को मिली है। 2023 में भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो हैं वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से पूछे गए। 2023 के अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो खोल करके देखिएगा। इसके अलावा ये तो हमारे पास में है ही, इसके अलावा हमारे पास में वैदिक संस्कृति से और खासकर दर्शन से हमें थोड़े से क्वेश्चंस ध्यान रखने होंगे। जैसे षड दर्शन हैं, उन षड दर्शनों की आप थोड़ी व्याख्या रखें। उपनिषदों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उपनिषदों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। इसी तरीके से भक्ति काल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है आपको कभी देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा क्योंकि इन पोर्शंस में ये जो चीजें हैं ये प्राचीन भारत को थोड़ा ज्यादा टच करते हैं, तो यहां से कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्रश्न भी बनते हैं। और खास तौर से जब कला एवं संस्कृति के प्रश्न बनेंगे तो मंदिर निर्माण के ऊपर अक्सर ही कोई ना कोई क्वेश्चन हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। मंदिर निर्माण की शैली के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर मंदिर निर्माण में किस शासक का योगदान है इसके बारे में पूछा सकता है, या फिर उनके स्थान के बारे में पूछा सकता है कि फला मंदिर कहां पर है। ऐसे प्रश्न जो है हमको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मूर्ति निर्माण के बारे में भी प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री में राजस्व अधिकारी या राजस्व नीतियों के ऊपर पूछे जाते हैं। राजस्व अधिकारी
या राजस्व की जो नीतियां हैं, जहां कहीं भी आपको राजस्व की नीतियों से संबंधित पॉइंट देखने को मिले, राजस्व अधिकारियों से संबंधित पॉइंट्स देखने को मिले, तो आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, जैसे राजस्व व्यवस्था के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये राजस्व अधिकारी खासकर गुप्त काल के, चोल काल के, मुगलों के और ब्रिटिशर्स के, मुगलों के और ब्रिटिशर्स के। जैसे मान लेते हैं कि आपसे चुंगी व्यवस्था के बारे में पूछ लिया गया, मान लेते हैं आपसे चुंगी व्यवस्था के बारे में पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के जो राजस्व से संबंधित जो टर्म्स हैं, राजस्व से संबंधित जो अधिकारी हैं, राजस्व से संबंधित जो व्यवस्था रही है, जैसे अकबर के राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, उनके द्वारा शुरू की गई व्यवस्था, तो आपको ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो ध्यान रखनी है। इसी तरीके से आपसे मध्यकालीन इतिहास में भी कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं पूछी जा सकती हैं, प्राचीन में भी पूछी जा सकती हैं और आधुनिक में भी पूछी जा सकती हैं। तो खासकर इनके तो जरूरी है, गुप्त काल के बहुत पूछे जाते हैं, चोल काल के, मुगलों के और ब्रिटिशर्स के समय के राजस्व अधिकारियों की व्यवस्था काफी ज्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो है, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के ऊपर भी फोकस्ड रहें। ठीक है, अब ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जो हैं उनको 3-4 भागों में डिवाइड करके, जैसे ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का कारीगरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का भारतीय राज्य व्यवस्था पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप उसको भी प्रारंभिक परीक्षा में अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हमेशा फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्ट्स जो हैं उसको आप पहले समझें, देन आप उसके बाद फैक्ट्स को लर्न करने का प्रयास करें। और लर्न करने के लिए जरूरी है रिवीजन, और मेरे अकॉर्डिंग आपको RRR का इस्तेमाल करना चाहिए। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन पहले वीक में, पहले डेली रिवीजन होना चाहिए, वीकली रिवीजन होना चाहिए और मंथली रिवीजन होना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लोकेशन पर आधारित प्रश्नों के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको कोई स्थल दे दिया गया, या कोई मंदिर दे दिया गया, या फिर किसी बंदरगाह की बात कर ली गई, अब इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर स्थल, जैसे 2024 में भी आंध्र प्रदेश के कुछ स्थलों की बात करी गई थी, तो माफ कीजिएगा 2023 में आंध्र प्रदेश के कुछ स्थलों की बात करी गई, कुछ मंदिरों की बात करी गई, कुछ बंदरगाहों की बात करी गई कि कहां एस्टैब्लिश है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जो आपको लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। तो इनसे तो प्रश्न बनते हैं, लेकिन अब सबसे ज्यादा जिन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, आइए अब चर्चा कर लेते हैं उन सबसे ज्यादा टॉपिक्स, फोकस टॉपिक्स की, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेष ध्यान देने वाले टॉपिक्स जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। विशेष ध्यान देने वाले टॉपिक्स में एक तो टॉपिक यहां पर छूट गया है, वैदिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आप यहां पर लिख सकते हैं, वो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध। इसको जरूर नोट कर लें, यहां से एक प्रश्न आपको संभवतः हर साल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध भारतीय सम्राट हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, जैसे चंद्रगुप्त के ऊपर ध्यान रखना है, अशोक के ऊपर ध्यान रखना है, कनिष्क को ध्यान से पढ़ना है, विक्रमादित्य को ध्यान से पढ़ना है, इसी तरीके से हर्षवर्धन है आपको ध्यान से पढ़ना है, अलाउद्दीन है, अकबर है और शाहजहां है। ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके ऊपर आपको खास ध्यान रखना चाहिए, खास ध्यान जिनके ऊपर आपको रखना चाहिए। ठीक है, इनकी अब देखिए, जब हम शासक की बात करते हैं तो फिर वो यही ध्यान रखना है हमको, जैसे यहां पर कि इन शासकों का केंद्रीय चरित्र क्या है, इनकी नीतियां, इनका व्यक्तित्व, इनके विचार क्या हैं। तो इनको जब आप पढ़ेंगे तो इसका ध्यान रखते हुए पढ़ाई करें, यहां से प्रश्न जरूर टकराएंगे आपके पास। फिर हम गुप्तकालीन कला एवं साहित्य की बात करेंगे, जो कि मैंने आपको यहां पर भी बताया है, यहां पर भी आपको बताया है। ठीक है, तो इन जगहों पर आपको गुप्तकालीन कला एवं साहित्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप
प्रशासन और कला के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, खास तौर से चोल वंश, पल्लव वंश और विजयनगर साम्राज्य के ऊपर। विजयनगर, चोल वंश, पल्लव वंश और विजयनगर के प्रशासन और उसकी जो कला है उसके ऊपर ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ दूसरे अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में ध्यान रखने होंगे। अब बात कर लेते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत में मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता के जो संघर्ष हैं उनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उनमें आप जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं उनको आप जरूर पढ़ें, जैसे सन्यासी विद्रोह है, ठीक है, जैसे सन्यासी विद्रोह है, ठीक है, मोपला विद्रोह है, तमाम प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह हैं, ये भी जनजातीय हैं, जैसे जनजातीय विद्रोह जो है वो आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। मुंडा विद्रोह है, हो विद्रोह है, चुआर विद्रोह है, ऐसे करके तमाम सारे जो विद्रोह हैं उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। और 8 से 10 या 10 से 12 कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हैं जिनके ऊपर आपको मुख्य तौर से फोकस रखना ही चाहिए। इसके अलावा पुनर्जागरण से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पुनर्जागरण भी एक अच्छा टॉपिक है। 19th सेंचुरी में जो पुनर्जागरण होता है, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे आर्य समाज पे ध्यान रखें, ब्रह्म समाज पे ध्यान रखें, प्रार्थना समाज पे ध्यान रखें, थियोसोफिकल सोसाइटी का ध्यान रखें, सत्यशोधक समाज का ध्यान रखें, ज्योतिबा फुले का ध्यान रखें। इसके अलावा जो विवेकानंद जी हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में आपको इस टॉपिक से थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद हमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यह हिस्सा तो विद्रोह का और पुनर्जागरण का हो गया, लेकिन प्योरली अगर आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तो और कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। जैसे ये शुरू हो जाता है बंगाल विभाजन से 1905 से, तो बेसिकली 1905 से लेकर के या 1885 से लेकर के भी 1885 से लेकर के 1947 तक का ये इतिहास है जो आपको यहां ध्यान रखना है। और इस 1885 से पहले का जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन हमको देखने को मिलता है 1857 की क्रांति, इसमें महत्वपूर्ण विद्रोह में आप जरूर ध्यान रखेंगे 1857 की क्रांति, ये तो महत्वपूर्ण है, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है, आप इसका ध्यान रखें। फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक के इतिहास में बंगाल विभाजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन जिससे 2023 में प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको जरूर पढ़ें। क्रांतिकारी आंदोलन का जो फेज है एचआरए और एचएसआरए का, उसको आप जरूर पढ़ें। होम रूल लीग, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, मॉर्ले मिंटो सुधार जो 1909 का भारत शासन अधिनियम जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 1919 का और 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आप पढ़ें। 1909, 1919 और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके ऐतिहासिक पक्ष के ऊपर ध्यान देना है। हालांकि इसमें कुछ संवैधानिक पक्ष भी हैं, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री दोनों में ये कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो ये टॉपिक्स हैं जिसमें साइमन कमीशन की बात आएगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आएगी, क्रिप्स मिशन की बात आएगी, भारत छोड़ो आंदोलन की बात आएगी और कैबिनेट मिशन की बात आएगी। इनको भी आप जरूर ध्यान से देखें और जरूर ध्यान से पढ़ें। फिर इसके बाद मैं बात करता हूं महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की। तो गांधी जी का जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान है, गांधी जी के जो असहयोग की जो नीति है, गांधी जी के सत्याग्रह और सत्य और अहिंसा की जो नीतियां हैं, इन नीतियों पर फोकस करना है आपको, क्योंकि यहां पर तथ्यात्मक से ज्यादा जो आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो यहां से बन सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप खास तौर से नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हमारे बैच में मिलेंगी और इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई जरूर करिए, बढ़िया से करिए, अच्छे से पढ़िए।
अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बढ़िया से अपनी तैयारी मजबूती से करते रहिए। ये हमारा लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। 22 तारीख से हमारा बैच शुरू होने वाला है, इस बैच में एडमिशन जरूर लें। अलविदा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।